Hello everyone, this is Abhishek Yadav. I am here with my another YouTube lecture. तो इससे पहले का लेक्चर जो था वहाँ तक हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में कि हमारा न्यूक्लियस क्या होता है और उसकी बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज का लेक्चर उसी से आगे से स्टार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले का लेक्चर जो था उसमें हमने ये देखा था कि एक एटम होता है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है हमारा, और न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और ये भी हमने देखा था कि प्रोटॉन पे जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस पार्टिकल होता है। तो एक बार आप सोचो कि प्रोटॉन पे जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने कूलाम फोर्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि जो दो सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस इस केस में क्या हो रहा है कि तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं बट वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं और न्यूक्लियस भी हमारा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? तो इस केस में होता क्या है कि यहाँ पे कूलाम फोर्स काम नहीं करता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का फोर्स लगता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली होता क्या, अब इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बेसिकली होता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियंस, यानी जो न्यूक्लियंस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स की क्या डिफिनीशन हो जाएगी यहाँ से हमारी कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होता है हमारा? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियंस क्या होता है हमारा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियंस एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दैट बाइंड्स them inside the nucleus। यहाँ से हमें क्या न्यूक्लियर फोर्स के डिफिनीशन के बारे में पता चला कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। न्यूक्लियंस क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? इनको आपस में बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या पता चल गया न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब न्यूक्लियर फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसे में पहले आपको एक एक करके समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर लिखवा दूंगा मैं। जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, इन सब से भी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स हमारा कौन सा फोर्स हुआ? ये न्यूक्लियर फोर्स होता है हमारा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी? स्ट्रांगेस्ट
इन द नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी लिख लो साथ में, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मतलब नेचर में हो गया है हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर हम कंपैरिजन करें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स में, तो इनका जो रेशियो होता है हमारा, एफ जी से हम क्या, एफ जी से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एफ ई से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, और एफ एन से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:10⁻36 10⁻38। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा कितना है, 10⁻38, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻36। यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि यह फोर्स हमारा जो है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स हमारा कैसा हो गया, अट्रैक्टिव होता है। ये फोर्स जो हमारा होता है अट्रैक्टिव होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम अगर डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में लगता है। जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है वेरी शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज कितना, शॉर्ट रेंज, अगर हम इसकी रेंज के बारे में बात करें तो लगभग, इधर हम रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 1 से 2 फर्मी। एफएम हमारा क्या होता है, इसको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा वो बहुत ही छोटा होता है, तो उसको हम एक ही बहुत वो यूनिक यूनिट से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फर्मी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर। तो हमारा रेंज यहाँ से पता चल गया कि 1 से 2 फर्मी के बीच में हमारा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा अच्छे से। तो ये हमारा 60 रेंज हो गया। अभी मैंने ऊपर सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव होता है नेचर में, बट एक कंडीशन है कि अगर हमारा न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो 0 पॉइंट, इसकी रेंज अगर हम क्या कर दें, 0.5 फर्मी से कम कर दें, लेस देन 0.5 फर्मी, इसकी रेंज अगर 0.5 फर्मी से हम कम कर देंगे तो ये क्या करता है, रिपल्सिव हो जाता है, रिपल्सिव इन नेचर। यहाँ से हमें क्या पता चला कि पहले तो हमने डिस्कस किया कि ये अट्रैक्टिव होता है, बट कब तक अट्रैक्टिव होगा, 60 रेंज होता है। 60 रेंज कितने में होता है, 1 से 2 फर्मी के बीच में। बट इसकी रेंज अगर हम 0.5 फर्मी से कम कर देते हैं तो ये रिपल्सिव हो जाता है नेचर में। रिपल्सिव रिपल्सिव क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर ये इसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो कोलैप्स कर जाएगा, एक पॉइंट के फॉर्म में न्यूक्लियस का ओरिजिन ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये रिपल करने लगता है। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, ये क्या होती है, तीन हो गई हमारी, चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है हमारा, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, ये नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन। नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन का क्या मीनिंग हो गया हमारा, कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं फिर समझाता हूँ आप लोगों को।
नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है इसका जो अट्रैक्शन होता है ये हमारा नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन होता है। यानी कि न्यूक्लियस जैसे हमारा होता है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। तो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन का क्या मतलब हो गया कि ये प्रोटॉन जैसे अपने सबसे पास वाले प्रोटॉन से इंटरेक्ट करेगा, सबसे पास इसके जो एटम होगा उससे इंटरेक्ट करेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये जो है ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रोटॉन हमारा जाके इधर वाले से इंटरेक्ट करेगा एकदम लास्ट वाले से, जो इसके सबसे पास में होगा उसी से एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से जब इंटरेक्ट करेगा तो जो उसके सबसे पास में है उसी एटम से हम वो उसी प्रोटॉन से हमारा इंटरेक्ट करेगा, बहुत दूर वाले से इंटरेक्ट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझें कि जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं और कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं कि कोई बात अगर करनी होती है तो जो बच्चा एक दूसरे के साथ बगल में बैठे होते हैं वही आपस में बात करते हैं, ना कि वो उठ के जाके लेक्चर चल रहा बीच में कोई टीचर पढ़ा रहा वो उठ के जाके पीछे कहीं दूसरे दूर बैठे बच्चे से बात करने लगता है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार हमारा न्यूक्लियर फोर्स भी होता है जो कि नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन करता है। उसके बाद हमारा और ये हमने क्या बताया था कि अट्रैक्टिव इन नेचर होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। अगर इसको हम इसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो रिपल्सिव हो जाता है नेचर, इसका नेचर क्या हो जाता है, रिपल्सिव नेचर हो जाता है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो जैसे दो लोग हैं हमारे पास, वो एक थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हैं पास पास, तो अच्छे से स्टेबल खड़े रह जाएंगे वो, मगर अगर वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आके एक दूसरे से खड़े हो जाएंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे, उनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं बचेगी, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को ऐसे धक्का लगने लग जाता है, वो एक दूसरे को रिपल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा न्यूक्लियर फोर्स भी होता है जिसकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, अगर कितनी कम कर देंगे 0.5 फर्मी से अगर हम कम कर देंगे तो रिपल्सिव नेचर शो करने लग जाता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसका ये नेचर भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या बात पता चली जो कि याद रखनी चाहिए आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर पूछा जाता तो कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियर फोर्स अगर स्ट्रांगेस्ट है नेचर में तो कितना स्ट्रांग है, उसका रेशियो बताओ ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। और शॉर्ट रेंज है तो कितनी रेंज में काम करता है ये भी आप लोग याद रखना, और कितना कम उसकी रेंज हम कितना कम कर देंगे कि वो रिपल्सिव नेचर शो करने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है हमारा चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। जब चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी इंटरेक्ट लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगेगा। यही बात मैंने सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते। तो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स यहाँ से हमें यह पता चलता है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जब हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट है तो चार्ज से उसको कोई मतलब ही नहीं हो, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है। तो ये फोर्स हमारा यहाँ से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अभी तक हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाइंडिंग एनर्जी। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? बाइंडिंग एनर्जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम जानना चाहें तो जैसा हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बाउंड स्टेट में होते हैं। तो उस बाउंड स्टेट को सेपरेट करने के लिए जितनी अमाउंट की एनर्जी हम उनको देंगे वही हमारी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या समझ में आया आप लोगों को कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो उस बाउंड स्टेट से उनको अलग करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी हम देंगे वही हमारी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो इसकी डिफिनीशन में लिखवा देता हूँ कि द एनर्जी required to separate nucleons from nucleus is binding energy of nucleus। यहाँ से क्या पता चला हमारा कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियंस फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी हम उसको देंगे वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपने प्रेजेंटेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो हम इस लेक्चर में जो बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं किससे? बी डॉट ई। बी से हमारा बाइंडिंग हो गया, ई से हमारा एनर्जी हो गया। इन्हीं सब चीज़ों से लेके चलेंगे हम। जहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी को मैं लिखूंगा वी और ई से लिखूंगा, क्योंकि बार बार बाइंडिंग एनर्जी में नहीं लिखने वाला। तो अभी तक हम समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई हमारी। तो क्या हुआ कि न्यूक्लियस था हमारा, न्यूक्लियस में जो हमारे न्यूक्लियॉन्स थे वो बाउंड स्टेट में थे। तो उनको सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस से जितनी भी अमाउंट की हम एनर्जी देंगे उनको वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई हमारा न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए हो गया और एटॉमिक नंबर क्या है? जेड है। तो इसमें से हम क्या प्रोटॉन को अलग कर दें? प्रोटॉन नंबर को अलग कर दिए। ए माइनस जेड हमारा न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन नंबर को हम अलग कर देंगे। इन सबको अलग करने के लिए कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी जिसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये बाइंडिंग एनर्जी को हम अगर निकालना, हमको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए कॉमा जेड। यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी हमारी कैलकुलेट होके क्या आ जाएगी? जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन एम ए कॉमा जेड क्या आ जाएगा? पूरे में हमारा सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही जो आई हमारे यहाँ बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। तो और इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है इसको हम आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी हमारा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। एक ये भी एक्सप्रेशन होता बाइंडिंग एनर्जी का, जहाँ पे डेल्टा एम हमारा क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट होता है। सी क्या होती है हमारी? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक शब्द आया हमारा मास डिफेक्ट, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे,
क्योंकि इसका कुछ इतना यूज नहीं होता है। हमें ये समझना होता है कि जो बेसिकली ऐसे हम जान लेंगे इसके बारे में कि जो न्यूक्लियंस को होते हैं वो हमारा क्या होता है, बाउंड स्टेट में होते हैं। तो न्यूक्लियंस जब हमारे बाउंड स्टेट में आते हैं तो उनकी जो मास होता है उनका वो कम हो जाता है। क्या होता है कि न्यूक्लियंस के बाउंड स्टेट में आने पर उनका कुछ मास जो है कम हो जाता है। मास कम क्यों हो जाता है? उनका कुछ मास जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा मास डिफेक्ट क्या होता है। इसको मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि इतना यूज इसका है नहीं कहीं पे। सो यहाँ पे हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी जो आई डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आया हमारा। तो जो हमारा मास होता है वो एएमयू में होता है। एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो हमें क्या पता है, वट 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। AMU को मैं इधर लिख देता हूँ। AMU हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और एक MU बराबर कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें इसको, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ये हो गई। और इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया। बची क्या हमारी बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा कितना आया, बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब हम जान गए बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कि जो एनर्जी जो है न्यूक्लियस को बाउंड स्टेट से अलग करने के लिए यूज की जाती है वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब एक आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, इसका यूज अभी हमारा आगे चल के बाइंडिंग एनर्जी कर्व में होने वाला है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप इसके हेडिंग से समझ पा रहे होंगे कि द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू द न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी डिफिनीशन आप समझ गए होंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी का रेशियो होता है, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन नंबर का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय न्यूक्लियन नंबर। ये हमारा क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, और नीचे हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियन नंबर। तो इनका जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। और ये किसके बारे में बता रहा, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जब हम पढ़ लिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है हमारा, वो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि कोई न्यूक्लियस है हमारा वो कितना स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, क्या होगा, कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताएगा। तो
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जिसके लिए जिस न्यूक्लियस के लिए हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी जिस न्यूक्लियस के लिए, वह न्यूक्लियस हमारा उतना ही स्टेबल होगा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जिस न्यूक्लियस के लिए जितना कम होगी, वो न्यूक्लियस हमारा उतना ही कम स्टेबल होगा। यहाँ से एक बात हमारी क्या निकल के आई कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारा जो है हाई वैल्यू अगर इसका होगा तो हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक है। और यही हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू अगर क्या होगी, लो वैल्यू होगी, तो क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस लेस स्टेबल होगा। यहाँ से क्या क्या पता चला हमको कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू इसका होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी, न्यूक्लियस हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसकी वैल्यू जितनी ही कम होगी, वो हमारा न्यूक्लियस वैसे ही लेस स्टेबल होगा। तो अभी तक हम क्या सीख चुके हैं, यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी के बारे में मुझे पता चला, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में हमने देखे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जिसके लिए जितना ज़्यादा होगा, वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा, जिसके लिए कम होगा वो लेस स्टेबल होगा। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। कर्व क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि कर्व से हमें बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ ही पता कर सकते हैं। उसमें यही आ जाएगा कि स्टेबल कहाँ पे है, किस पॉइंट पे स्टेबल है, कहाँ पे अनस्टेबल है, ये हम कर्व से सीख लेंगे। ये सारी चीज़ें जितनी हम पढ़े हैं अभी तक बाइंडिंग एनर्जी का, वो सारा एक ही कर्व में आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व बेसिकली होता क्या है, ये हमारा मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच का एक कर्व होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। तो कर्व बिटवीन किसके किसके बीच में होता है, कर्व बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में और मास नंबर के बीच में हमारा एक कर्व होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। तो चलिए ड्रा कर देते हैं इस कर्व को। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, ए, जिसको क्या बोलते हैं हम, मास नंबर। और इसके वाई एक्सिस पे हमारा क्या हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक्स एक्सिस पे हमारा मास नंबर होता है, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाता है। इसका कर्व कुछ ऐसे होता है। यहाँ से स्लाइटली डिक्रीज होने लगता है। इसका कर्व हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो जो हमारा यहाँ कर्व से हम क्या देख सकते हैं, और ये कर्व हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है किसके लिए होता है, यहाँ पे कुछ आएगा हमारा Fe56। आयरन के लिए जो हमारी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगी, वो न्यूक्लियस हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जो आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ पीक भी आ रहे हैं यहाँ से इस रीजन में। ये पीक हमारे जो होते हैं लार्ज न्यूक्लियाई के लिए आते हैं। जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उसके लिए ये हमारे पीक आते हैं।
मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारा कर्व कुछ इस प्रकार से हो गया। इसका मास नंबर हमारा कितना 56। तो यहाँ कर्व से हम क्या देख पा रहे हैं कि इधर मान लो यहाँ पे हमारा कहीं पे मास नंबर 30 है, इधर हमारा 60 है, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा। तो जो कर्व से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई इन द सेंस क्या हो गया हमारा कि जिनका मास नंबर क्या होता है 30 से कम होता है। तो इस रीजन में आ जाएंगे हमारे लाइट न्यूक्लियाई। और हैवी न्यूक्लियाई क्या होते हैं? हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जिनका मास नंबर जो है लगभग 170 से आगे क्या होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हैवी न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो लाइट न्यूक्लियाई हमारा क्या हो जाएगा? लाइट न्यूक्लियाई इन द सेंस कि जिसका मास नंबर क्या हो जाएगा 30 से कम होता है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ तक का जो रीजन है हमारा ये वाला, ये हमारा लाइट न्यूक्लियाई के लिए, जिसमें कुछ पीक्स भी आए हैं। तो इसके लिए हम देख सकते हैं पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हमारी यहाँ पे थी, उसके बाद जल्दी से बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ी से ग्रो होते होते कहाँ पे चली गई हमारी, और लगभग यहाँ पे आ गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ से कर्व से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो लाइट न्यूक्लियाई के लिए होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी तेज़ी से बढ़ी है। यानी कि पहले वो कम स्टेबल थे, जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनका बढ़ा वो ज़्यादा स्टेबल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हमारा इंक्रीज हुआ, काफ़ी तेज़ी से हुआ है हमारा। तो क्या लिख देंगे? इंक्रीजेज क्विकली, जो क्या इम्प्लाई करेगा हमारा कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो क्या इम्प्लाई करेगा कि न्यूक्लियाई बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ से क्या हम समझे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हम कर्व से देख पा रहे हैं कि क्विकली इंक्रीज हुआ है। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्विकली इंक्रीज हुआ है तो न्यूक्लियाई जो होगा हमारा वो मोर स्टेबल हो जाएगा पहले की तुलना में। उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, और यहाँ से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया इस कर्व से कि जो मैक्सिमम वैल्यू आई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, वो किसके लिए आई है? हमारी आयरन के लिए आई है। तो स्टार देखिए, एक पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो मैक्सिमम वैल्यू occur नियर मैक्सिमम वैल्यू जो आई है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू आई हमारी आयरन के लिए। जो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आई है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए आई है हमारी? आयरन के लिए, जिसका मास नंबर कितना है? 56 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आई आयरन के लिए आई, उसके बाद से हमारा ये कर्व जो है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्लाइटली डिक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे हमारा ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा क्विकली हुआ था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, फिर स्टेबल स्टेट में आया, उसके बाद फिर ये क्या होगा? स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है हमारा कर्व यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं आप। ना कि तेज़ी से नीचे आ गया, जैसे हमारा ऊपर गया था क्विकली, वैसे तेज़ी से नीचे नहीं आएगा, कुछ स्लाइटली डिक्रीज होगा, स्लोली डिक्रीज होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए आई? फॉर आयरन के लिए आई है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम आई है किसके? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस
तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा किसके लिए आई है, हमारी आयरन के लिए आई है। तो आयरन हमारा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। अगर ये बात करें वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा आई आयरन के लिए कितनी आती है, 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है, 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात कर लेते हैं हम किसके लिए, हैवी न्यूक्लियाई के लिए। अभी तक हम देखें कि लाइट न्यूक्लियाई क्या होता था हमारा, जिसका मास नंबर क्या होता था, 30 से कम था, उसको हम लाइट न्यूक्लियाई बोले थे। और हैवी न्यूक्लियाई क्या होता है हमारा, इधर पे हम हैवी न्यूक्लियाई को फिर हम यहाँ तक अगर हम इसको लाइट न्यूक्लियाई कंसीडर करके चले हैं कि 30 से कम और बीच का कुछ इंटरमीडिएट रीजन आ जाएगा, तो इसका क्या होता है, मास नंबर 170 से ज़्यादा होगा। 170 मास नंबर से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैवी न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो हम ग्राफ से क्या देख पा रहे हैं, कर्व से अपने, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है पहले तो क्विकली इंक्रीज हुई, मैक्सिमम गई आयरन के लिए, वहाँ पे स्टेबल हुआ। उसके बाद फिर हमारे स्लाइटली क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक के रीजन में हम देख पा रहे हैं कि स्लाइटली डिक्रीज हो रही है। इस रीजन में आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इस कर्व से हमें क्या पता चल रहा है कि हैवी न्यूक्लियाई के लिए जैसे जैसे हम आगे, यहाँ पे उसका मास नंबर 30 था, फिर कहीं 60 होगा, आगे 180 होगा, ऐसे करके। तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए जो हमारा कर्व है वो स्लाइटली डिक्रीज होने लगा, स्लोली डिक्रीज होने लगा। हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर हैवी न्यूक्लियाई, हमारा क्या हो जाएगा, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है डिक्रीज कर रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीजेज स्लोली, ये धीमे धीमे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू अगर कम होगी तो न्यूक्लियस हमारा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब जो हमारा न्यूक्लियाई होगा बिकम लेस स्टेबल। जो हमारा न्यूक्लियाई होगा वो क्या, न्यूक्लियस होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। तो हम कर्व से क्या क्या चीज़ें समझे हम यहाँ पे, हमारा एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है, वो किसके किसके बीच में होता है, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में एक कर्व होता है, जिसमें हम देखें कि जो लार्ज न्यूक्लियाई के लिए कुछ पीक भी आते हैं, और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारा किसके लिए आया, आयरन के लिए आया। अगर मैक्सिमम आया तो हमारा आयरन क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या देखा, कर्व से हमने क्या देखा कि कर्व हमारा स्लाइटली जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम हो रही है। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होगी तो जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस किया और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमने इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो यहाँ से आज इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, आप लोगों को थोड़ा समरी दे देता हूँ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके